नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है मुंबई से डगलस जॉन जी। तो डगलस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपका आकर्षण कैसे बढ़ा, और आप दर्शकों से कुछ इस विषय में ज़रूर कुछ साझा कीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं डगलस जॉन शोलापुर से। मैं रहता हूँ मुंबई में और चित्रकला की प्रैक्टिस मुंबई में करता हूँ। मेरा जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर शहर से हुआ है। ये शहर कर्नाटक और आंध्र के करीबी है और इस शहर की संस्कृति बहुत ही पुरानी है और दिलचस्प है। तो इसी शहर में हमारी फैमिली कुछ कारणों के वजह से माइग्रेट होगी कर्नाटक, आंध्र या गोवा के बॉर्डर से। लेकिन आगे जाके फिर पिताजी वहीं पे बस गए और उन्होंने हम सभी बच्चों की परवरिश वहीं पे की। उसके बाद जैसे मैं छोटा था तो साथ ही साथ पिताजी ने हर एक धर्म और मज़हब के बारे में बताया और उसी दौरान मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ अलग अलग राष्ट्रीय सेवा संघ में भी जाता था। कभी मैं मस्जिद में गया करता था। गिरजाघर में तो खैर फैमिली थी, क्रिश्चियन तो जाना बिल्कुल रेगुलर ही रहता था। तो चर्च के अंदर जो म्यूरल्स पेंट किए थे, तो ये बहुत पुराना चर्च है और कम से कम मेरे ख्याल से 150 साल पूरे किए चर्च ने। उस चर्च के या वो गिरजाघर के अंदर जो बड़े बड़े म्यूरल्स पेंट किए जे.बी. दीक्षित नाम के आर्टिस्ट ने, वो अभी भी मुझे मेरे आँखों के सामने आते हैं। और वही म्यूरल्स को देख के कहीं मेरे मन में शायद मुझे लगता है कि चित्रकला की भावना या पेंटिंग की भावना उत्पन्न हो चुकी है। और उसके बाद मैं जैसे बड़ा होता गया तो घर पे मेरे बड़े भाई ने सोवियत संघ की किताबें घर पे लाना चालू किया, उसको सब्सक्राइब किया था। तब सोवियत यूनियन था, मिखाइल गोर्बाचोव अध्यक्ष थे रशिया के। तो वो किताब की जो प्रेरणा है वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि उस किताब में फुल स्प्रेड एक आर्टिकल एक आर्टिस्ट के ऊपर आता था। जब मैं बड़ा हो गया और जे.डी. स्कूल ऑफ आर्ट में जाने की उम्मीद रखी थी, तब मुझे पिकासो, ब्राक, सेजान, विंसेंट वैन गॉग जैसे आर्टिस्ट सभी कुछ मालूम थे। मुझे जाके वहाँ पे सिर्फ उनके बारे में डीपली ज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन ये सब चीज़ें मैं 7वीं या 8वीं कक्षा के पहले मुझे मालूम हो गया था। और जैसे ही मैंने निश्चय कर लिया कि जे.डी. स्कूल ऑफ आर्ट जाना है, तो फिर वहीं से मैं मुंबई की ओर मेरा प्रस्थान हो गया। और मेरी बड़ी बहन जो है वो मुंबई में रहती थी और उनके सहारे ही मैं मेरी आगे की पूरी पढ़ाई मैंने की बिल्कुल। और वो भी उतनी ही चित्रकला या पेंटिंग में दिलचस्प रखती थी, क्योंकि उन्होंने उनके स्कूल के समय एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ग्रेड में गोल्ड मेडल मिलाया था। लेकिन कुछ खैर फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने वो पढ़ाई आगे चित्रकला में नहीं की, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और फिर मैं वो चित्रकला की शिक्षा आगे मैंने जे.डी. स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की। ये मेरी पहला जो जन्म से लेके जे.डी. स्कूल ऑफ आर्ट तक का आने का सफ़र है। जी डगलस जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहे हैं आपके जीवन के, जो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, ये लैंडस्केप सीरीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि एकेडमिक दौर में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत सीखने योग्य होती हैं। तो क्या इस पर कुछ किसी का प्रभाव है, वह किस तरह की चीज़ें हैं? क्योंकि आपका अभी का काम बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप इस बारे में दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइएगा ताकि उनको इस तरह की चीज़ों से और मोटिवेशन मिले। शुरुआती दौर में जे.डी. स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई के दौरान जो एकेडमिक एजुकेशन दिया जाता है वो तो मैं करता ही था। उसके बावजूद मुझे जो नॉलेज मिलाना था कंपोजिशंस में, कलर्स में, इसके लिए मैं रोज़ उठ के लैंडस्केप या सिटीस्केप करना चालू किया। तो इसका मुझे बहुत ही फ़ायदा हो गया और ये करते करते मैं पहले तो एकेडमिक वे से ही लैंडस्केप करता था, लेकिन उसमें क्या हो गया कि जो फोटोजेनिक इमेजेस है वो तो आने लगी। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा पता चला कि इसके अलावा भी मुझे कुछ करना है। तो उस दौरान एक एग्जीबिशन भरी थी
नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स इस सेंटर में NCPA में, तो वहाँ पे थॉमस मोरन नाम के एक आर्टिस्ट का एग्जीबिशन था और थॉमस मोरन की बहुत ही प्रसिद्ध चित्र वहाँ पे लाई गई थी। तो ये एग्जीबिशन कम से कम 1 महीना चलता रहा। तो इस एग्जीबिशन के दौरान मैं हर रोज़ जाके हर एक उनके एक पेंटिंग को देखता रहा और उसी का परिणाम मेरे पेंटिंग के ऊपर होता रहा और उनसे इंस्पायर होकर फिर मैंने छोटे फॉर्मेट में मुंबई सिटी के लैंडस्केप्स करना चालू किया। इसी को लेते हुए मैंने आगे जाके मेरे खुद के एक लैंडस्केप सीरीज़ बनाई और जिस पे थॉमस मोरन का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं था, वो मेरी पहचान थी। तो इससे पहले रज़ा साहब, लैंगहैमर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने लैंडस्केप मुंबई के और या मुंबई के सब्जेक्ट के मायने सामने रखते हुए उन्होंने किया था। उसी को लेके मैंने भी मेरे मुंबई का एग्जीबिशन किया और इसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली और मेरा नाम भी हो गया और मुंबई से जुड़ गया वो नाम। तो मुंबई से जुड़ने के बाद लोग मुझे घर पे बुला के कमीशन वर्क देना चालू किया, लेकिन ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि मुझे वही करना था। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि हमें कहीं रुकना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी के जीवन में आर्ट के क्षेत्र में एक ऐसा समय आता है जहाँ ठहराव ज़रूरी है और उस ठहराव के बाद एक नया रास्ता व एक नया डायरेक्शन मिलता है। अच्छा, एक आप काम शुरू करने से पहले आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं और एक वाइट कैनवास देख के आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप उसको शुरू करते हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। जब मेरे सामने ईजल के ऊपर एक सफ़ेद कैनवास होता है तो उस कैनवास के ऊपर मैं सोचता हूँ कि कंपोजिशंस मेरे कैसे होने चाहिए अभी। तो वो जब सोच चालू हो जाती है तब मैं रिकॉल करता हूँ मेरे मेमोरी को, मैंने क्या देखा है पहले और वो देखने के बाद उसका रिफ्लेक्शन मेरे मन में क्या आ रहा है और मैं टेक्निक या टूल को लेके उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो एक बार स्क्रिबल स्केच मैं मेरे स्केचबुक पे करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसके बारे में सोचना चालू करता हूँ। तो दिन भर वही सोच चालू रहती है। तो कहीं ना कहीं एक क्षण आ जाता है कि मुझे फ्रीज करना है और ये फ्रीज जो होने वाली जो मूवमेंट है वही क्रिएशन का एक पहलू हो जाता है और वहीं से क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर उस पर ट्रायल एरर जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हो और वो करते करते कहीं जाके आप रुक जाते हो। फिर रुक जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। कहाँ पे रुकना होता है वहाँ पे वो पेंटिंग फिनिश हुआ उस समय लगता है, लेकिन और 2 साल के बाद देखो तो आपको लगेगा और उसमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन ये प्रोसेस जो है प्रोसेस कहीं आप कैलकुलेशन मोड में नहीं ला सकते, लेकिन इसे एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका है और एक अलग ज़रिया है। इसे महसूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो महसूस मैं करता हूँ उसी ढंग से मेरे जो प्रेक्षक है, मेरे पेंटिंग को देखने वाले जो लोग हैं, वो उसी ढंग से उसी चश्मे में से वो देखते हैं और वो महसूस करते हैं, इसलिए मेरी पेंटिंग उनके दिलों तक छाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा मेरे लाइफ में। और क्योंकि मैं जो एक्सप्रेस करता हूँ वो मैंने एक्सप्रेशन कहीं से लिए हैं और एक्सप्रेशन लेके उस पर मैं थोड़ा सा संस्कार करके मैं मेरे ढंग से पेश करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया, क्योंकि सबके एक जो तरीका होता है वो मेरे ख्याल से यही होता है और उसमें विचार किस तरीके से उनके मन में आते हैं व किस तरीके से वो कैनवास में अपने रूपाकारों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से उसको निखार के बाहर लेके आते हैं, ये उनका स्वयं का एक अनुभव होता है। अच्छा, जो नए कलाकार हैं व नए स्टूडेंट्स हैं व अभी अभी पास आउट जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, वो हम जानना चाहते हैं। जो लोग ये फील्ड में आना चाहते हैं या जो लोग इस फील्ड में हैं यानी कि स्टूडेंट के तौर पे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए कि आप रेगुलर स्केचिंग किया करो, रेगुलर जो आपका काम है वो काम पूरा किया करो। आप ये मत सोचो कि मैं आगे जाके बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा। ये ख्वाब रखना ज़रूरी है, ये ड्रीम देखना ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तुरंत जाके इमेज या तुरंत जाके आपको फेम मिलेगा ऐसे कोई कहाँ पे लिखा नहीं है या कैसे मिलेगा ये 100% कोई बोल नहीं सकता। लेकिन एक आप अच्छा कलाकार बन सकते हो। देखो 2 या 3 किस्म के कलाकार होते हैं, एक फेम के लिए काम करते हैं, एक किसे फेम मिलती है, लेकिन जिसे फेम नहीं मिलती वो भी तो अच्छा कलाकार होता है। तो
कला की अलग अलग विशेषता है, वो आप समझना सीखना ज़रूरी है। सीखते समय काम तो होता रहेगा, आप अलग ढंग से अलग प्लेटफॉर्म पे आप काम करते रहो और जो भी शिक्षा पा रहे हो उसे अपने मन से, दिल से आप उसकी सेवा करो, ताकि उसका रिटर्न्स भी आपको वैसे ही मिलेगा जिस ढंग से आपने सोचा है। सोच रखना ये ज़रूरी है। ड्रीम देखना बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा ही ड्रीम देखना चाहिए, लेकिन आप काम करते समय उतना ही प्रामाणिकता आप में रहना ज़रूरी है। जो भी सिखाया गया है उसे विद रिस्पेक्ट आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, ताकि आप अलग किस्म के कुछ ना कुछ इस समाज को दे सके, और उम्मीद है कि उसमें से भी कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऑब्वियसली बात है, अगर हम गुरुओं की रिस्पेक्ट करेंगे और निरंतर लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलती है। हम जितना काम करते हैं वह दूसरों के लिए भी जितना सोचते हैं, उस हिसाब से ऊपर वाला एक शक्ति होती है जिसके कारण हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और इतने शॉर्ट टर्म्स के अंदर ही आपने ये सारा कुछ अरेंज करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जिनको आर्ट में रुचि है, जिनको नहीं भी है, उनको भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको आर्ट में रुचि जगाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी, मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आपका कीमती समय हमें दिया और हमें हमारी सभी चीज़ें बताने का मौका दिया। इसलिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद। सर ये हमारा सौभाग्य है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि किस तरह के वीडियो चल रहे हैं, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। इस बारे में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि हमारा किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह की और बातचीत होनी चाहिए, क्या खामियां हैं। वो भी किसी ने अभी बोला था कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने उसको कम करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।